हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कल का बचा हुआ टॉपिक। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? इरोजन, उसमें विंड इरोजन। तो अब आज क्या पढ़ेंगे? जो उसका बचा हुआ टॉपिक है, वाटर इरोजन। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखते हैं क्या एक मोटिवेशन कोड। तो आज का मोटिवेशन कोड है, कामयाबी सुबह के जैसे होती है। कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। इसका मतलब कि कामयाबी सुबह के जैसे। अब सुबह कैसे होती है? ये तो है नहीं कि अभी रात हो रही है और अपन बोले कि अभी सुबह हो तो नहीं सकती। यानी कि आप मांग रहे हो तो मांगने से थोड़ी सुबह होगी, तो वो तो उसके टाइम पर ही होगी। यानी कि जागोगे आप तभी सुबह होगी। तो इसका मतलब है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक लेते हैं। कल क्या पढ़ा था अपन ने? विंड इरोजन। तो सेकंड पार्ट क्या है? वाटर इरोजन। इरोजन मतलब जल क्षरण। जल क्षरण। अब जल क्षरण होता क्या है? कि मिट्टी का किसके द्वारा कटना? जल के द्वारा कटना। तो वो क्या कहलाता है? जल क्षरण। तो अब इसमें ये लिखेंगे कि जल क्षरण क्या होता है? मिट्टी का जल के या फिर वर्षा की बूंदों के द्वारा कटना जल क्षरण कहलाता है। फिर देखेंगे इसके टाइप्स कि, और देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा किससे होता है, कि वायु से होता है या फिर जल से होता है। तो वो आगे देखने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या है? मृदा कणों का वर्षा के जल द्वारा अपने स्थान से हटना। तो अपने स्थान से हटने का मतलब क्या है? कि पहले मिट्टी यहाँ पड़ी थी, जैसे बारिश आई, बारिश के साथ बहती हुई ये यहाँ आ गई। इसका मतलब अपने स्थान, पहले कहाँ था इसका स्थान? इस खेत में। तो यहाँ से कहाँ आई? यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अपने स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर जाना। अब देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा इरोजन किसके कारण होता है? वाटर इरोजन। सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर इरोजन होता है। फिर विंड इरोजन कहाँ होता है? राजस्थान में। तो अब वाटर इरोजन राजस्थान में कहाँ होगा? जहाँ पे बरसात होगी। तो पश्चिमी इलाके में इतनी तो बरसात होती नहीं कि वहां पे वाटर इरोजन हो। तो कहाँ होगा? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। तो देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक वाटर इरोजन इसी के कारण। इसी के कारण का मतलब जल क्षरण ही सबसे ज्यादा होता है किसमें? भारत में। और राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी इलाकों में शरण इसी से। यानी कि जहां बारिश होगी वहां पे शरण किससे होगा? इसी से होगा। क्यों? क्योंकि होता किससे? पानी से। अगर हवा से होता तो किधर होता? राजस्थान में, पश्चिमी इलाके में सर्वाधिक, और राजस्थान में सर्वाधिक। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग कौन सा है? रेतीला। इस कारण से विंड इरोजन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। भारत में वाटर इरोजन। तो अब देखते हैं इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो वैसे मेनली तो 7 टाइप्स का होता है, लेकिन अपने को पढ़ना कितना है? 4। क्योंकि अपने को सिर्फ 4 में से पूछा जाता है, क्वेश्चन जेट हो, आईसीआर हो, कोई सा भी लेवल हो। तो अपन कितने पढ़ेंगे? 4। तो पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ इरोजन। टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन। टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन।
तो मेनली मैंने कितने बताए कि मेनली 4 टाइप और वैसे 7 टाइप्स। तो देखते हैं पहला पहला टाइप होगा। जैसे टाइप्स का मतलब क्या है, इसके अंदर टाइप्स का मतलब क्या है कि पहले तो पानी की बूंदें गिरेगी, फिर वो धीरे धीरे बहेगी, बहने के साथ वो मिट्टी के अंदर ऐसी धारियां बनाएगी, फिर बड़ी बड़ी नालियां बनाएगी। फिर जैसे अगर वो पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ टूटेंगे, तो वो सब ऐसे बढ़ता हुआ क्रम चलेगा इसमें टाइप्स में। सबसे पहले स्प्लेश इरोजन, मतलब बौछार शरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, बौछार शरण। अब बौछार का मतलब समझ रहे हो कि बौछार का मतलब क्या है, कि जैसे शुरुआत में पानी की बूंदों का गिरना, वर्षा की बूंदों का गिरना, तो वो होता है बौछार। फिर सेकंड फिर सेकंड आता है अपने, पहला तो हो गया स्प्लेश, फिर दूसरा सीट सीट इरोजन, मतलब परत क्षरण। फिर आता है तीसरा, अब इससे बड़ी अवस्था आएगी सीट से, तो आएगी रिल रिल इरोजन, रिल क्षरण। अब इससे भी बड़ी अवस्था आएगी, अब कौन सी, अवनालिका। कौन सी आएगी, अवनालिका। इंग्लिश में बोलते हैं गली, गली इरोजन, मतलब अवनालिका शरण। अब अपने को तो मेनली ये 4 ही पढ़ने, सिलेबस में 4 ही हैं, लेकिन फिर भी अपन बात नाम तो लिख ही लेते हैं कि भाई कौन कौन से, अगर आप आगे बीएससी करो तो उसके अंदर पूछ लेते हैं, कभी कभी बाई चांस की क्वेश्चन आ जाते हैं मेन एग्जाम में, तो उसके लिए नाम देख लेते हैं। फिर आता है रिवाइंस रिवाइंस इरोजन, मतलब बीहड़ बीहड़ शरण। बीहड़ का मतलब इससे भी बड़ी अवस्था। फिर आता है अपने पास छठे नंबर पे लैंड लैंडस्केप, यानी कि स्लिप भी बोल सकते हैं उसको, स्लिप इरोजन। स्लिप इरोजन का मतलब पहाड़ों का पानी के कारण टूटना। तो चट्टाने टूटना, क्या, चट्टाने टूटना। फिर इसके बाद बैंक स्ट्रीम इरोजन, बैंक स्ट्रीम इरोजन, यह सबसे बड़ी अवस्था होती है किसकी, इरोजन की। लेकिन अपन जहां तक पढ़ेंगे, जहां तक सबसे बड़ी कौन सी है, गली इरोजन। तो अभी क्या देखे अपने टाइप्स देखे, अब यहाँ पे एक एक की बात करते हैं अपन, इसकी एक एक की। तो अब यहां तक तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं आगे। देखा अपन ने क्या, टाइप्स देख लिए। अब एक एक टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, यानी समझेंगे टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा टाइप देखा था, फर्स्ट नंबर पे स्प्लेश इरोजन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बौछार शरण। बौछार शरण, क्या, बौछार शरण। अब ऐसे समझना, अब तो डायरेक्ट सीधा, क्योंकि ये तो भाई आप सोचोगे नाम कैसे याद करना, तो आपको पहले सबसे पहले इसे सीधा समझना, मैं समझा देता हूँ पहले कि जैसे सबसे पहले क्या आती है, बरसात होती है, तो सबसे पहले बौछार यानी कि बूंद गिरती है। तो सबसे पहले शरण कौन सा, बौछार शरण। उसके बाद जैसे ही पानी, जो बूंदे हैं यहाँ पे धरती पे आएगी, तो जैसे ही इस पे पड़ेगी, तो फिर क्या बनाएगी, एक परत बना लेगी पानी की इसके ऊपर। फिर क्या आएगा, परत शरण। फिर जैसे ही परत बहेगा, तो वो धारिया करेगा, इसका मतलब हिल शरण, और धारिया बड़ी होगी तो गली शरण। तो बस ऐसे सीधा याद रखना है अपने को, ताकि याद करने में आसानी हो और दिक्कत ना हो कुछ भी। तो अब देखेंगे इसके बारे में, बौछार शरण। तो बौछार शरण होता क्या है, कि जैसे पानी की बूंद है, ये धरती पे आ रही है, ये यहाँ पे अपना खेत है मान लो,
यहाँ पे मिट्टी के कण है, जैसे ये बूंद आकर के इस पे गिरेगी, इस पे तो गिरते ही जो यहाँ की मिट्टी है वो छिन्न भिन्न होकर के इधर उधर बिखरेगी। तो इसको बोलते हैं बौछार क्षरण, या मिट्टी का यहां से छिन्न भिन्न होना। समझ रहे हो? अभी और आगे समझ आएगा। मतलब क्या होता है कि वर्षा की बूंदों का, या वर्षा की बूंदों के द्वारा मिट्टी के कणों का छिन्न भिन्न होना। तो मृदा कणों का वर्षा की बूंदों के गिरने से छिन्न भिन्न होना। तो क्या होता है कि जैसे बरसात की बूंदें गिरेगी तो वो मिट्टी वहां से छिन्न भिन्न होकर के बिखर जाएगी। फिर क्या देखा था अपन ने कि ये क्या देखा था कि जल क्षरण की प्राथमिक अवस्था, क्योंकि पहला टाइप तो पढ़ रहे हैं अपन, तो इसका मतलब यह जल क्षरण की प्राथमिक अवस्था है। क्या है? जल क्षरण की प्राथमिक अवस्था। तो ये समझ आया, इतना ही था ये। होता क्या है कि बरसात की बूंदे, पहली बरसात की बूंदे जो जैसे गिरती है तो यहाँ पे मिट्टी के कणों का छिन्न भिन्न होकर के इधर से उधर गिरना। अब वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पे गिरा, जैसे यहाँ पे बूंद गिरी तो यहाँ की जो मिट्टी ज्यादा दूर नहीं जाएगी, यहाँ तक, इससे ज्यादा दूर नहीं जाती, लास्ट यहाँ तक। तो ये रहते तो खेत में उसी में ही है, लेकिन क्या माना जाता है कि क्षरण हो रहा है, क्योंकि अपने स्थान से तो हट गई ना मिट्टी। पहले उसका स्थान यहाँ था, यहाँ से खिसक कर यहाँ, इसका मतलब अपने स्थान से हट गई। फिर दूसरा क्या देख रहे थे अपन? शीट इरोजन। तो देखते हैं शीट इरोजन। शीट इरोजन मतलब हिंदी में परत क्षरण। परत क्षरण। अब परत कैसे? जैसे ही बूंदे धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि बारिश की स्पीड तेज होगी, तो वैसे वैसे धरती क्या बना लेगी? एक पानी की परत। तो इसका मतलब ऐसे समझना कि पहले बूंद आई, जैसे बूंद धरती पे गिरी तो उसने क्या बनाई? परत। तो प्रसरण में क्या होता है कि इसे क्या कहते हैं? किसान की हत्या, सुसाइड ऑफ फार्मर। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था है जो कृषि वाली भूमि को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। कैसे? ये अपना खेत है, बारिश हुई, यहां पे इसने क्या बना ली? लेयर बना ली। लेयर किसकी बनाई? इसने लेयर बना ली यहाँ पे पानी की, पानी की लेयर बना ली। अब इसने जैसे लेयर बनाई तो यहाँ पे जो मिट्टी के कण थे उसमें कुछ पोषक तत्व भी होंगे, तो वो पानी के साथ घुल गए। जैसे पानी के साथ घुले तो घुलने के बाद बहने लगे पानी के साथ। जैसे जैसे खेत से पानी निकला तो वो अपने साथ क्या लेकर के? कुछ पोषक तत्व भी लेकर के निकला। तो कृषि की दृष्टि से किसको माना जाता है हार्मफुल? इसको क्या बोलते हैं अपन? सुसाइड ऑफ फार्मर। तो लिखते हैं लाइन, इस शरण को किसान की हत्या भी कहते हैं। मैंने समझा है क्यों? क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व निकलेंगे तो फिर पैदावार अच्छी नहीं होगी, फिर पैदावार अच्छी नहीं होगी तो कभी कभी किसान सुसाइड भी कर लेते हैं। इस कारण से इसको किसान की हत्या कहते हैं। क्योंकि जैसे कोई किसान है, अब वो कर्जे में डूबा हुआ है, क्योंकि किसान ज्यादातर कर्जे में डूबे हुए रहते। क्यों? क्योंकि किसान तक पूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उसके कारण से उनकी फसल अच्छी नहीं होती, और अच्छी नहीं होने से आज भी भारत में कई सारे सुसाइड के केस आते हैं कि किसानों ने सुसाइड कर रहे हैं। तो अभी नए डाटा के हिसाब से लगभग रोज 70 से 80 किसान सुसाइड करने के लिए तैयार होते हैं, और 40% सुसाइड कर भी लेते हैं।
तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, किसानों की हत्या। फिर दूसरी लाइन लिखेंगे इसकी डेफिनेशन के रूप में कि होती क्या है। तो मृदा कणों का वर्षा के पानी के साथ बहकर अपने स्थान से हटना, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कैसे कि बौछार शरण का बढ़ता हुआ रूप। मैंने यही तो बताया था आपको कि पहले बौछार आएगी तो फिर वो लेयर बनाएगी, जिसका मतलब बौछार शरण का बढ़ता हुआ रूप। यह इरोजन, यह शरण बौछार शरण का बढ़ता हुआ रूप है। क्या लिखा है मैंने कि ये बौछार शरण का बढ़ता हुआ रूप है। और अभी मैंने क्या कहा कि इसको किसान की हत्या भी बोलते हैं, तो इसका मतलब कृषि युक्त, कृषि करने वाली भूमि के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक इरोजन। तो इसका मतलब कृषि क्रियाओं वाली भूमि के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक। नुकसानदायक कैसे? क्योंकि मैंने बताया कि इसके साथ पोषक तत्व मिलकर के जाते हैं। फिर तीसरा कौन सा है? रिल इरोजन। रिल इरोजन, अब रिल इरोजन से क्या समझते हो कि इसका बढ़ता हुआ रूप। मैंने क्या कहा था कि ये बढ़ते हुए रूप में सबसे पहले लाइन पर लिख लेंगे कि प्रसरण का बढ़ता हुआ रूप। परत शरण का बढ़ता हुआ रूप। प्रसरण का बढ़ता हुआ रूप, क्या लाइन सही लिखी है मैंने? हाँ सही लिखी, क्योंकि क्या हो रहा है, सबसे पहले बौछार, फिर परत, और फिर परत के बाद ड्रिल, यानी कि इनका जो कदम है वो बढ़ रहा है। इसमें तो नुकसान नहीं था क्योंकि उसके की मिट्टी उसमें थी। इसमें नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान कृषि क्रियाओं वाली भूमि के लिए। क्यों? क्योंकि पोषक तत्व निकल गए पानी के साथ मिलकर के। फिर मतलब क्या निकला, तो कृषि भूमि में तो पोषक तत्व तो है मेन। फिर इसमें प्रसरण है, प्रसरण के बाद रिल सरण। तो इसमें क्या है कि प्रसरण का बढ़ता हुआ रूप, प्रसरण का बढ़ता हुआ रूप, इसमें होता क्या है कि खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है। कैसे? ये आपका खेत है, अब खेत है तो इसमें क्या हुआ, पानी गिरा, तो ये जैसे परत के रूप में बहने लगा। तो बहने के बाद जैसे ही खेत से पानी जहां से बाहर निकलता है, वहां देखना, वहां की मिट्टी कट करके ऐसे छोटी छोटी नालियां बन जाती है। कभी तो खेत में बन जाती है। क्यों? क्योंकि खेत में ऐसे जैसे इधर हल्की सी ढलान है, ज्यादा नहीं, हल्की सी, तो यहां से कट करके ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगी, हल्की हल्की नालियां। तो इसमें क्या देखेंगे अपन कि रिल इरोजन में क्या होता है कि मृदा के कटाव से खेत में छोटी छोटी नालियों का निर्माण। बताया मैंने कैसे होता है। तो अब वो खेत में बन रही, तो इसका मतलब अपन उसको कृषि क्रियाओं से भी खत्म कर सकते हैं नालियों को, क्योंकि इतनी बनती है लेकिन जैसे अपन हल चलाया तो वो मिट्टी की भरपाई वहां हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, का निर्माण, जिसे कृषि क्रियाओं द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
तो क्या लिखा है इसमें कि प्रसरण का बढ़ता हुआ रूप मृदा के कटाव से खेत में छोटी छोटी नालियों का निर्माण जिसे कृषि क्रियाओं द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो किसमें था ये? रिल इरोजन में। अब अगर रिल इरोजन बढ़ेगा फिर कौन सा आएगा? गली इरोजन। इसमें क्या है कि प्रसरण का बढ़ता हुआ रूप है, जैसे जैसे मृदा कटाव होगा तो वो छोटी छोटी नालियां बना करके बनती है और कृषि क्रियाओं से समाप्त भी हो जाती है। फिर देखते हैं चौथा टाइप कौन सा है अपने पास? गली इरोजन, मतलब अवनालिका अवनालिका शरण। अब अवनालिका शरण होता क्या है? अवनालिका शरण तो अवनालिका इंग्लिश में याद रखना गली। अब गली से आप क्या समझते हो? नाम तो सुना होगा, जैसे ये इस वाले इधर इस रास्ते की गली जा रही है, इस रास्ते की गली जा रही है, मतलब गली। अब गली का रास्ता कितना चौड़ा होता है? ये तो है नहीं कि छोटा सा रास्ता होगा जिसमें से आदमी निकल जाएगा, नहीं, कम से कम 5-7 फुट का रास्ता होगा। तो इसका मतलब जो खेत में नालियां बनी उससे तो बड़ा, तो सीधा याद रखना कि गली। और क्या गली, अगर खेत के अंदर गली जितनी मिट्टी कट गई तो क्या उसके अंदर ट्रैक्टर चला करके या हल चला करके सही कर सकते? नहीं कर सकते। तो सीधा उस ट्रिक से याद रखना कि गली। आया समझ? तो इसमें देखते हैं क्या है ये झील क्षरण का बढ़ता हुआ रूप। तो क्या लिखेंगे? झील क्षरण का बढ़ता हुआ रूप। कैसे? अभी मैंने समझाया कि बढ़ते हुए रूप में चल रहे हैं अपन। फिर इससे खेत में बड़ी नालियों का इससे खेत में बड़ी नालियों का निर्माण जिन्हें कृषि क्रियाओं द्वारा समाप्त नहीं कर सकते। फिर वहां पे क्या करेंगे कि कहीं से जैसे एक ट्रोली मिट्टी की भरवा करके वहां गिरवानी पड़ेगी ताकि हम उसकी पूर्ति कर सके, लेकिन कृषि क्रियाओं से नहीं होगा। इससे खेत में बड़ी नालियों का निर्माण होता है जिन्हें कृषि क्रियाओं द्वारा समाप्त नहीं कर सकते। तो इसको कृषि क्रियाओं द्वारा समाप्त नहीं कर सकते। अब अगर भाई इससे बड़ा हुआ तो ये, इसको बढ़ाया तो ये, इसको बढ़ाया तो गली। अब अगर गली को बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? मैंने क्या लिखा था? रिवेंस। अब रिवेंस क्या होता है थोड़ा मैं समझा देता हूं। तो इसमें लिख लेना कि इससे भी सबसे पहले तो ये लिखना कि यह शरण का भयंकर रूप है। भयंकर का मतलब समझते हो? भयंकर क्या होता है? और ये लिख लेना कि अगर इससे भी बड़ा शरण हो तो वह रिवेंस, मतलब बीहड़। अब बीहड़ का मतलब सुनते हो? चंबल नाम सुना है? चंबल, चंबल नदी। तो वहां पे जब भी पानी बह करके आता है तो कितना खतरनाक बह करके आता है, उस प्रकार उसे बीहड़ कहते हैं, जैसे चंबल बीहड़। तो ये बहुत बड़ा होगा। और एक स्टार लगा के लिख लेना एक चीज, स्लिप इरोजन। कौन सा टाइप था ये? छठा टाइप था अपना, स्लिप इरोजन। इसमें क्या होगा कि वर्षा जल से चट्टानों का टूटना। अब कैसे होता है? ये तो है नहीं कि जैसे पानी बरसा और टूट गई, नहीं। कैसे टूटेगा? वर्षा जल से चट्टान, जैसे पानी बह रहा है, बहुत तेज बारिश है
तो वो धीरे 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 कर करके बहुत प्रेशर बनेगा, और ऊपर से जब पानी नीचे आता है तो बहुत प्रेशर लगता है, तो वो अपने साथ चट्टाने को लेकर के आता है साथ में। इसको क्या कहते हैं? भूस्खलन। नाम सुना होगा भूस्खलन, कि जैसे कई बार होता है कि कई यात्री केदारनाथ जाते हैं बस में, लेकिन कभी कभी जैसे सामने रास्ते पे भूस्खलन के कारण रास्ता बंद मिलता है। अभी बारिश के सीजन में तो केदारनाथ में बहुत, यानी केदारनाथ उत्तराखंड इधर तो बहुत वो चट्टाने टूट कर गिरती है, बहुत भूस्खलन होता है। किस कारण से? वही बरसात के कारण से। तो अब ये क्या देखा अपन ने? टाइप्स। इस पहले सीट, रिल, गली और ये स्लिप इरोजन। स्लिप इरोजन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भूस्खलन किसका पार्ट है? मृदा क्षरण का। तो अब यहां तक कर लिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे। अभी क्या देखा अपन ने? सॉइल इरोजन के टाइप्स देख लिए। कौन से? वाटर, सॉइल वाटर इरोजन, नहीं कि कौन कौन से 7 टाइप्स मैंने पहले बताए थे, और फिर हमने डिस्क्राइब किया। तो अब देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या देखेंगे? जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक होते क्या है? जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक होते क्या है? तो ये, जैसे अगर वो कारक होंगे तो जलसरण होगा, और वो कारक नहीं होंगे तो जलसरण होगा भी और नहीं भी हो सकता, दोनों ही हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ले लूं समझाने के लिए जल वायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित करेगी? अगर जलवायु ऐसी है, बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, तो ये कौन सी जलवायु है भाई? बरसात वाली जलवायु हो गई। तो अगर बारिश होगी तो ही तो जल इरोजन होगा। क्या अगर बिना बरसात पानी कहां से आएगा? पानी फिर मिट्टी कटेगी कैसे? ये तो है नहीं कि मिट्टी को अपने को काटना है, जैसे अपन ने मोटर चला दी और मिट्टी को काट रहे हैं। वो तो वो थोड़ी माना जाता है। बारिश तो जलवायु के हिसाब से होनी चाहिए। तो जलवायु, अब अगर बारिश तेज होगी तो इरोजन ज्यादा होगा, और बारिश जैसे अपने को जितनी चाह रही है उतनी होगी, तो इरोजन भी नहीं होगा और फसल भी अच्छी होगी। तो एक तो क्या हुआ? जलवायु। दूसरा, स्थलाकृति। अब स्थलाकृति से क्या समझते हो कि स्थलाकृति क्या होती है? अब स्थलाकृति का मतलब टोपोग्राफी इंग्लिश में, तो होती क्या है स्थलाकृति? जैसे एक तो ये अपने पास समतल खेत है और एक ढलान वाला खेत है, तो कैसे? अब इसमें तो क्या हुआ कि पानी आया तो कटाव ज्यादा नहीं हुआ, बह करके निकल गया। लेकिन यहाँ पे जैसे पानी गिरा तो करते 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 बहुत बड़ा रूप ले लेगा। तो स्थलाकृति भी किसको प्रभावित करती है? क्षरण को। तो अपने को ध्यान रखना है कि स्थलाकृति कैसे प्रभावित करती है, कि जिस खेत में ढलान होगी वो ज्यादा कटेगा, और जो समतल होगा वो कम कटेगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे मृदा या भूमि। मृदा या भूमि कैसे प्रभावित करेगी? मृदा अगर बालू होगी तो वो ज्यादा कटेगी, क्योंकि बालू के जो कण हैं आपस में चिपकते नहीं, कोहेशन या एडेशन नहीं होता उनमें, चिपकने का गुण नहीं पाया जाता। तो बालू सबसे ज्यादा करेगी। उसके बाद फिर सिल्ट, क्योंकि उसमें थोड़े चिपकते हैं कण, तो मोटे आकार के देते तो करते नहीं। फिर कले। अब कले गए बरसात में से चिपक जाते हैं, कि बहुत ही कम करते हैं वो। तो इसका मतलब मृदा प्रभावित करेगी। भूमि, अगर भूमि की जुताई अच्छे से की हुई है तो पानी क्या होगा? उसी के अंदर समाहित हो जाएगा खेत में ही। लेकिन अगर जुताई नहीं की हुई तो वो पानी डायरेक्टली बह करके निकल जाएगा, और किसको काटेगा? मृदा को काटेगा। फिर है वनस्पतिक प्रभाव। चौथा पॉइंट वन से, वनस्पति का प्रभाव। अब वनस्पति का प्रभाव कैसे प्रभावित करेगा? अगर यहां पे मान लो कि ये मेरा खेत है, कैसा, जिसमें हल्की सी ढलान है, मान लो हल्की सी ढलान है, यहाँ पे मेरे लगे हुए पौधे, पेड़। अब अगर यहाँ पे से पानी आ रहा है तो वो बह करके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी को, जो इसकी जड़ें हैं पौधे की, इसने बांध रखा है। क्या कर रखा है? बांध रखा है, यानी कि गुच्छे में उलझा रखा है, तो मिट्टी को कटने नहीं देगा। तो समझे कैसे कि वनस्पति का प्रभाव क्या होता है?
फिर है मानवीय कारण। क्या? पांचवा पॉइंट, मानवीय कारण। अब मानवीय कारण कैसे? अब जैसे कोई, ये खेत है, इसमें पानी भर गया, तो अब इसमें पानी भरा हुआ है, इसकी मेड़ थोड़ी ऊंची है, तो पानी निकल नहीं रहा, तो इसमें क्या हुआ, जल निकास की प्रॉब्लम आ गई कि जल भराव होगी आ गई। अब जल भर गया तो जल भराव से भी बड़ा नुकसान। अगर किसान डायरेक्ट इसको स्पीड में निकालेगा तो मिट्टी कटेगी, लेकिन अगर जैसे इसमें उसने वो लगा दी, पाइप लगा दिया, कैनाल बना दी, तो कैनाल बनाने में क्या होगा कि पानी बह करके निकल जाएगा और मिट्टी कटेगी नहीं। तो मानवीय कारण का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा कारण होता है एक। अब देखते हैं कि जल क्षरण को रोकने के सिद्धांत या रोकने के तरीके। जल क्षरण को रोकने के सिद्धांत कि जल क्षरण को रोकेंगे कैसे? तो एक तो अपन कृषि क्रियाएं कर सकते हैं। कृषि क्रियाएं में जैसे फसल चक्र आ गया, अपना कंठूर कंठूर बनाना आ गया, या फिर यांत्रिक क्रियाएं कर सकते हैं। यांत्रिक क्रियाओं में गहरी जुताई आ गई, क्यारी बनाना आ गया। तो अब देखते हैं एक एक को। सबसे पहला कौन सा लेंगे अपन? कृषि क्रियाओं द्वारा। खैर मैंने थोड़े छोटे लिखे हैं, अगर अगर आपको जैसे दिखे नहीं ना क्लास के अंदर रिकॉर्ड होने के बाद, तो इसमें आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि भाई सही है, साइज या फिर इंक्रीज करनी है। तो अभी तो हम क्या छोटे में लिखते हैं। तो कृषि क्रियाओं द्वारा कैसे? तो जैसे इसमें आ गया, सबसे पहले आ गया वृक्षारोपण। ए पॉइंट लगा करके वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मैंने समझा दिया, ये वनस्पति के प्रभाव में। फिर है फसल चक्र। अब फसल चक्र कैसे होता है? फसल चक्र कैसे इफेक्ट करेगा? अब जैसे मैंने क्या कहा, फसल चक्र इफेक्ट, फसल चक्र से क्या करना है अपने को, क्या मिलता है? जो मृदा की उर्वरता है वो बनी रहती है। अब मृदा की उर्वरता बनी रहेगी तो मैंने क्या कहा था कि जो मिनरल्स होते हैं, उसके खनिज होते हैं, वो मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखते हैं। बांधे रखेंगे तो क्या होगा कि मिट्टी कटेगी नहीं, और मिट्टी कटेगी नहीं तो इसका मतलब सॉइल इरोजन नहीं होगा। फिर है सी, पलवार, मतलब मल्चिंग। नाम सुना होगा पलवार, यानी कि ढकना। अब कैसे खेत को, तो ये नहीं कि कल भी मैंने बताया था कि आपने कोई पॉलिथीन ले ली, उसको ढक दिया, ऐसे तो कवर कर नहीं सकते। तो कैसे करेंगे? वही कल वाली बात, जैसे कोई आपने सरसों की खेती की। अब आपने जिसका बेचने वाला पार्ट था वो तो काट लिया, बचा क्या? उसके डंठल। अब उसके डंठल बचे तो उसको क्या हुआ, खेत में फैला दिया, यानी कि हल या कुली चला करके उसको खेत में फैला दिया। तो उससे क्या हुआ, खेत ढक गया। अब वो पानी की बूंदे गिरेगी, वो उन डंठल पे गिरेगी और मिट्टी का कटाव कम होगा। जितना खेत को जरूरत होगी उतना तो अवशोषण हो जाएगा, और बाकी उनके ऊपर से निकल जाएगा। जो पानी है उन जो डंठल है उनके ऊपर से निकल जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है मई या जून में गहरी जुताई। मई व जून में गहरी जुताई। अब इससे क्या होगा, अभी महीना कौन सा चल रहा है, मई का। तो अगर आपके भी जैसे कोई ये समस्या आती है किसकी, जल क्षरण की, तो आप क्या कर सकते हो कि मई और जून के महीने में गहरी जुताई। गहरी जुताई का मतलब कि बहुत गहरा, लगभग 30 सेंटीमीटर इतने हल चलाएंगे ना। जैसे जुलाई के अंदर बारिश शुरू होगी तो पानी क्या होगा, खेत में अवशोषित हो जाएगा, बह करके जाएगा नहीं। फिर लेते हैं अपन पांचवा पॉइंट, कंटूर, समोच्च, हिंदी में समोच्च खेती, कंट्यूर फार्मिंग। समोच्च खेती, कंट्यूर फार्मिंग कैसे? अब जैसे आपका खेत है कौन सा, ढलान टाइप में,
तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे सीढ़िया टाइप में कुछ बना दोगे, तो पानी पहले इस सीढ़ी पे उतरेगा, फिर इस पे, फिर इस पे, तो इससे डायरेक्ट इरोजन होगा नहीं। तो समझ रहे हो इसका मतलब कि क्या करना है अपने को, कौन से इलाकों में, ढलान वाले इलाकों में क्या करना है अपने को, क्या करना है, कंटूर बनाना है, मतलब सीढ़िया टाइप में बनाना है, ताकि पानी स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरे। ऐसे डायरेक्ट उतरेगा तो कटाव ज्यादा होगा। फिर छठा टॉपिक लेते हैं, ले फार्मिंग। ले फार्मिंग यानी कि घास के साथ, इसका थोड़ा बहुत लिख देता हूं, घास के साथ खेती करना। मैं समझ रही हूँ, घास के साथ यानी कि फसल भी उगा ली और घास भी उगा ली। तो अगर आप ये समझो कि घास से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आप एक काम करो, जैसे ज्वार उगा रहे हो तो उसके साथ दलहनी फसल उगाओ। क्या उगाओ, दलहनी फसल, तो वो भी घास की तरह फैलती है, तो मिट्टी को बांध करके रखेगी और कटेगा कम। ये तो अपन ने क्या देखा, कृषि क्रियाओं द्वारा। अब किसके द्वारा देखेंगे, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा। अब यांत्रिक क्रियाएं कौन कौन सी है, कि सबसे पहले तो होती क्या है, यानी कि इसमें तो अपन क्या कर रहे थे, कृषि क्रियाएं कर रहे थे। अब इसमें क्या करना है अपने को, कृषि क्रियाएं नहीं करनी, अपने को अलग से मानव के द्वारा कुछ करना है। तो कैसे, जैसे क्यारी या थाला बना करके, क्यारी या थाला बना करके। कैसे बनाएंगे क्यारी और थाला, तो जैसे बारिश होने से पहले अपन ने क्या किया, खेत में क्यारी बना दी, तो पानी क्या है उस क्यारी में स्टोर रहेगा, और जैसे बारिश रुकेगी तो बाहर नहीं निकलेगा और वो धीरे धीरे जमीन में स्टोर होता रहेगा। फिर दूसरा है सब सोइल की गहरी जुताई करके। सब सोइल क्या होती है, अधोभूमि। अब आप सोच रहे हो कि सर अधोभूमि क्या होती है, समझाओ। तो भूमि क्या है, सोइल दो प्रकार की होती है, टॉप सोइल और सब सोइल। क्या, टॉप सोइल और सब सोइल। टॉप सोइल 0 से 15 सेंटीमीटर, और सब सोइल 15 से 30 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी गहरी जुताई करनी है अपने को, तो उससे पानी क्या होगा, स्टोर होगा। सेम वही प्रोसेस आ गई, कौन सी, मई और जून में गहरी जुताई कर रहे थे, तो इसमें सब सोइल की जुताई कर रहे थे, समझ रहे हो। फिर अपना कंटूर या टेरेस बनाना, वही सेम चीज इसमें आ गई कि कंटूर और टेरेस बनाना, लेकिन ये यांत्रिक क्रियाएं भी है, साथ कृषि क्रियाओं के साथ क्या है, यांत्रिक क्रियाएं भी। तो मेरे को लगता है इसको समझाने की जरूरत है नहीं, मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर चुका आपने पहले से। फिर है कंटूर खाई बनाना। अब कंटूर खाई क्या है, जैसे अपना ये खेत है, क्या है, खेत है, तो अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, खेत के चारों तरफ जो खेत की बाउंड्री लाइन है उसकी तरफ अपने को खाई के रूप में यानी कि गड्ढा कर देना है। कैसे, जैसे यहाँ पे अपन इसके चारों तरफ क्या कर दिया, गड्ढा, खेत के चारों तरफ ऐसे गड्ढा कर दिया। अब गड्ढा करने से क्या हुआ, जो खेत का जो पानी था वो क्या हुआ, उन गड्ढों में ही गया, यानी जो मिट्टी कटी वो भी जाकर उन गड्ढों में भरी। तो उन गड्ढों से बनने के बाद क्या हुआ, जैसे अपने पोषक तत्व गए, तो जो ऊपर की जो परत बनेगी उसमें वापस उस मिट्टी को उठा करके खेत में डाल दो। तो इससे क्या होगा, अपना कंटूर खाई बनेगी और जलसरण कम होगा। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए आपको समझने में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे समझाया मेरे को लगता है जहां तक। तो आज का अपना ये शरण वाला टॉपिक तो क्या हुआ, कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।